नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें देते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आते हैं। लेकिन बजट के बाद किस तरह का एक्शन यहां पर बाजार में दिख रहा है, तो सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं कि गोल्ड ने आज शुरुआती कारोबार में ही नया रिकॉर्ड बना दिया। एमसीएक्स पर फरवरी का वायदा 58,826 रुपए की नई ऊंचाई तक पहुंच गया है। हालांकि अप्रैल का एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, वहां भी नया रिकॉर्ड देखने को मिला है। क्या ये तेजी, अब सवाल ये है कि क्या ये तेजी जारी रहेगी, कब तक ये तेजी चलेगी और 58,000 के ऊपर ट्रेडर्स को और निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या सलाह है, तमाम मुद्दों पर बात होगी। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह है निर्मल वंग से, राजेश रोकरे हैं जो वाइस चेयरमैन है जेम्स जोली काउंसिल के, और साथ ही हमारे साथ राजीव यादव जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ऑरिगो कमोडिटीज के। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। राजेश जी, सबसे पहले आपसे गोल्ड पर बात करते हैं, फिर आपसे बजट में किस तरह से जेम्स जोली सेक्टर को क्या मिला है उस पर बातें करेंगे। सर, गोल्ड को लेकर क्या आउटलुक है? लगातार रिकॉर्ड रैली घरेलू बाजार में दिख रही है, आपके मेंबर्स, आप खुद भी ज्वेलर हैं, क्या लग रहा है, क्या ये तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है और इन स्तरों पर किस तरह की डिमांड है? इस बजट में ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए मैं कहूंगा कि कुछ बुरा नहीं हुआ, अच्छा हुआ। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी हमें कि ड्यूटी जाएगी कम की 2.5% के आसपास इम्पोर्ट ड्यूटी, लेकिन 5% फिर से सेस बढ़ गया। तो वन इज द सेम थिंग। तो इस वजह से मार्केट पूरी तरह से डिसअपॉइंट हुआ और इस वजह से सपोर्ट मिलके सीधा रेट एकदम उछाल आ गया है ज्वेलरी इंडस्ट्री में, पूरे रेट में गोल्ड पे। तो कहीं ना कहीं ये कह सकता हूं कि ये तेजी बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में और तेजी के इसमें काफी संभावना है। चांदी में भी ड्यूटी बढ़ा दिए गए हैं, क्या इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा सर? हाँ, ये काफी दुखद था। चांदी में भी ड्यूटी हमें अपेक्षित नहीं थी, क्योंकि जहां तक के चांदी में ड्यूटी कम थी और सोने में थोड़ी ज्यादा थी, और सोने को कम करने जाने वाला ऐसा हमारे पास एक थॉट था, क्योंकि हम लोग ने पहले भी काफी रिकमेंडेशन सबके पास भेजी थी। बट में भी ड्यूटी बढ़ाना कहीं ना कहीं ये इंडियन हैंडक्राफ्ट जो आइटम है, जो सिल्वर में हमारे यहाँ मध्यम वर्गीय और छोटे वर्ग में जो लोग रहते हैं वो चांदी की काफी चीजें खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से बाजार में बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड होती है चांदी में, तो ये इसने भी काफी डिसअपॉइंट किया है और इस वजह से चांदी के रेट भी काफी ऊपर आए हैं। गोल्ड पर ड्यूटी तो कम की गई, लेकिन सरचार्जेज इतने बढ़ा दिए गए हैं कि ड्यूटी वही सेट ऑफ हो गया। इस पर क्या कहेंगे आप? एग्जैक्ट। हाँ, मैंने वही कहा है कि हम लोग काफी डिसअपॉइंट है। मतलब बात वहीं के वहीं रहेगी। पहले भी 15% के आसपास ही थी, अभी भी अगर सेस और ड्यूटी तो वही 15% होता है, और मैं 3% अगर जीएसटी पकड़ लेता हूं तो 18 पॉइंट कुछ के आसपास वो टोटल चली जाती है, जो कि बहुत ज्यादा है। के तारीख में सरकार के पास मतलब यही मैं डिमांड करूंगा कि ये ड्यूटी काफी कम होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी जो लॉफुल बिजनेस करके काम करते हैं उनके लिए ये काफी तकलीफदायक है। आप देख रहे होंगे अंडर कटिंग में माल मिल रहा है आज पूरे बाजारों में। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लॉफुल बिजनेस करने वालों के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। सरकार के पास हमारी 4 तारीख को फिर से मीटिंग है। हम इस बात को लेके उन्हें रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि ड्यूटी एक्चुअली इस इंडस्ट्री में 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे कि यह बिजनेस सही ढंग से चले। आपके लिए एक्सपोर्ट करना भी उतना कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, ये भी एक दिक्कत है। घरेलू बाजार में दाम वैसे ही काफ़ी बढ़ गए। सर, अब मेरा अगला सवाल होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड है उसे फिजिकल में कन्वर्ट कराने पे या फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट कराने पे किसी भी तरह से टैक्स से राहत दी गई, ये कितना बड़ा कदम है? क्या इससे ईजीआर की ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा और इसका क्या फायदा होगा? देखिए, ये फिजिकल को डिजिटल करना ये एक सरकार की बहुत अच्छी सोच है, लेकिन फिर मैं एक कहूंगा कि इसी तरह की एक सोच लेके पिछले साल गवर्नमेंट आई थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेके, लेकिन तब भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के साथ तहत भी ज्वेलर्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। इस बार भी अगर ज्वेलर्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो शायद ये इंप्लीमेंट पूरी तरह से होना कठिन जाएगा, क्योंकि नॉर्मली इंडिया का जो बाजार है, इंडिया का जो कंज्यूमर है, वो काफी फ्रेंडली है अपने ज्वेलर्स के साथ में। तो ज्वेलर्स के माध्यम से अगर इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो 100% इसमें सक्सेस मिल जाएगी गवर्नमेंट को, ऐसा मुझे लगता है। अब आखिरी सवाल डायमंड को लेकर। डायमंड सीड्स में जो लैब में जो डायमंड बनाए जाते हैं, जिस सीड्स के जरिए, उस पर कस्टम ड्यूटी को नील कर दिया गया है। 5% था वो, उसे खत्म कर दिया गया है। इससे क्या यहाँ पर घरेलू बाजार में लैब ग्रोन डायमंड को बढ़ावा मिलेगा? घरेलू बाजार में मैन्युफैक्चरिंग इसकी बढ़ेगी? 100% ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है।
और देखिए डायमंड जब माइनिंग होता है तो उसमें एनवायरनमेंट का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो एनवायरनमेंट का भी नुकसान बचेगा। और कहीं ना कहीं कॉस्ट वैल्यू अगर पकड़ूं मैं, तो नॉर्मल डायमंड की कॉस्टिंग और जो लैब ग्रोन डायमंड है उसमें रेट्स में भी करीब करीब 80% लेस देन नॉर्मल डायमंड। तो इस वजह से भी काफी ज्यादा इसका प्रभाव आगे बढ़ने वाला है। और आने वाले दिनों में लैब ग्रोन की टेक्नोलॉजी से डायमंड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो जितने भी उसके मापदंड होते हैं, वो पूरे नेचुरल डायमंड के जैसे ही होते हैं लैब ग्रोन में। तो इस वजह से आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है, ऐसा मुझे लगता है। इसका हमने स्वागत भी किया है। राजेश जी, वक्त निकाला आपने और बताया कि क्या इंडस्ट्री की दिक्कतें हैं, ड्यूटी ज्यादा बढ़ने से क्या दिक्कतें हो रही है। हालांकि लैब ग्रोन डायमंड पे जिस तरह से राहत दी गई है उसका फायदा पूरी इकोनॉमी को होगा। यहाँ पर घरेलू बाजार में लैब ग्रोन डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब वायदा बाजार के एंगल से गोल्ड और सिल्वर की मार्केट को समझते हैं। मनोज जी, गोल्ड लगातार नया रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, क्या करना चाहिए इन स्तरों पर, किस तरह की सलाह है? सितंबर में हमने देखा था 49,500 के आसपास का भाव था, अब वो भाव बढ़कर 58,000 के भी ऊपर जा चुका है। इन स्तरों पर क्या सलाह है, ट्रेडर्स क्या करना चाहिए इतनी तेजी के बाद? नमस्कार विश मोहन जी, बिल्कुल जहां तक सोने और चांदी का सवाल है तो मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। हम लगातार आपके चैनल के माध्यम से सारे निवेशकों को बताते आए हैं कि वर्ष 2023 का जो है साल वो सोना और चांदी के लिए बेहतर रहने वाला है। यूएस फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर के एक डर था, कल वो भी दूर होता हुआ नजर आया है। यूएस फेड ने अपना जो पॉलिसी इंस्टेंस है वो डविश रखा और 25 बेसिस पॉइंट की इंटरेस्ट रेट में बढ़त की गई, जो कि एक्सपेक्टेड थी और मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट भी कर चुका था। यूएस फेडरल रिजर्व के डविश स्टैंस के बाद हमने देखा कि जो डॉलर इंडेक्स है वो 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया और सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में 9 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई है। $1950 इंटरनेशनल मार्केट में काफी समय से एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसके पार अब हमने कीमतों को निकलते हुए देखा है। तो मेरा मानना है कि $2004-2005 जो है इंटरनेशनल मार्केट में सोने में जल्द देखने को मिलेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ पे कल जो बजट में जिस तरह से ड्यूटी हाइक किया गया उसका सपोर्ट कीमतों को मिला। दूसरा, चांदी में भी इंटरनेशनल मार्केट में $24.40 का जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था अब वो टूटा है, तो यहाँ भी मजबूती जो है आगे बरकरार रहेगी और 25 से $25.20 जो है वो यहाँ जल्द देखने को मिल सकते हैं। उस लिहाज से हमारा मानना है कि अभी भी जो ट्रेंड है सोने और चांदी का वो पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के निवेशक यहाँ मुनाफा वसूली कर सकते हैं, लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक है वो अभी भी अपने निवेश में बने रहें। और जो छोटे निवेशक हैं वो एसआईपी के थ्रू अभी भी यहाँ निवेश जो है वो जारी रख सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $2004 मतलब भारतीय बाजारों में कहीं भी 59,200-300 जो है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा सोने में। और चांदी में भी मेरा मानना है कि 72,500 से 73,000 जो है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। इंट्राडे के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो चांदी में अगर थोड़ा डिप मिले 70,500 के आसपास तो फिर एक बार लॉन्ग करें 69,800 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य ऊपर में 71,800 का जो है इंट्राडे में रख सकते हैं। कुणाल जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और तेजी में क्या करना चाहिए? जिस तरह की तेजी आजकल दिख रही है गोल्ड में खास करके, और चांदी भी ड्यूटी बढ़ने के बाद से लगातार तेज अब हो रहा है 2 दिनों से। 3 दिनों में करीब 3,000 रुपए से ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। इन दोनों ही काउंटर पे अब क्या सलाह दे रहे हैं आप ट्रेडर्स को? जी, मैं अभी बुलिश स्टैंस ही रिकमेंड करूंगा। मुझे लग रहा है गोल्ड $2,000 जा सकता है और सिल्वर $25 के लेवल टेस्ट कर सकता है। दोनों में फंडामेंटल तेजी की ही है। डॉलर इंडेक्स लगातार कमज़ोर हो रहा है और जो भी इंडिकेशन आ रहे हैं फेडरल रिजर्व की ओर से, कोई भी स्टेटमेंट आ रहा है, मार्केट्स आर रिएक्टिंग डेफिनेटली पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन डॉलर। सो ये जो तेजी का ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा और 72,000 आज कल में सिल्वर टेस्ट करेगा और गोल्ड 59,000 के आसपास टेस्ट जाता हुआ नजर आ रहा है। तेजी अभी भी बची हुई है, 59 के ऊपर गोल्ड जाता हुआ दिख रहा है। और चांदी क्या 75,000 कह रहे हैं सर कुणाल जी? ओवरऑल हमारा चांदी का टारगेट 80 to 85,000 का है। सो 75 यस, वेरी मच ऑन द कार्ड्स। फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है चांदी के, कोई दो राय नहीं है चांदी में कि मंदी होगा करके ऐसा। और यहाँ से तेजी का ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, ऐसा ही व्यू निकल के आ रहा है। कुणाल जी, क्या लग रहा है क्रूड में? हालांकि ओपेक के जो डिसीजंस थे वो इनलाइन ही थे, कोई बदलाव तो हुआ नहीं है। क्या लग रहा है क्रूड की अब आगे की चाल क्या होगी, किस तरफ क्रूड जा सकता है?
हर उछाले पे बेचना चाहिए क्योंकि रशिया को पैसे की ज़रूरत है वॉर लड़ने के लिए, तो रशिया ऑयल का प्रोडक्शन कट करने वाला नहीं है। सो ऑयल का प्रोडक्शन रशिया से रॉबस्ट ही रहने वाला है और ऊपरी स्तरों में क्रूड में आपको बिकवाली देखने मिलेगी। 6400 के आसपास ऑयल में बिकवाली कर सकते हैं। 6200 के टारगेट के लिए 6450 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हर उछाले पे बेच के काम कीजिए। क्रूड और एनजी पर आपका व्यू क्या है मनोज जी? गैस में यहाँ पे मोमेंटम लगातार नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है और हमने देखा है कि यहाँ पे $2.5 के आसपास अब कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में आ गई है। डिमांड को लेकर के काफी कंसर्न्स है, तो यहाँ पे गिरावट बनी हुई है। तो अभी भी यहाँ पे इस कमोडिटी से दूर रहने की। कच्चे तेल में यहाँ पे मोमेंटम जो है वो नकारात्मक है, पर कल हमने एक अच्छी गिरावट देखी थी कीमतों में। तो लोअर लेवल्स पर आज इंट्राडे में कुछ सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एक दायरे में कमोडिटी बनी हुई है। 6280 के स्तर अगर मिले तो इंट्राडे में बाय कर सकते हैं 6220 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में लक्ष्य 6400 का रखें। 6400 यहाँ पे आज दिन के लिए मजबूत जो है रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेगा। नेचुरल गैस पे आपका व्यू क्या है? काफी गिरावट आ चुकी है कुणाल जी, करीब 20 महीने से ज्यादा के निचले स्तरों पर है। क्या और गिरावट दिख रही है या 200 रुपए का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाएगा एमसीएक्स पर? एब्सेंस ऑफ बुलिश ट्रिगर, कोई बुलिश ट्रिगर मार्केट में नजर नहीं आ रहा है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इन्वेंट्री मोर देन इनफ है और जहां तक बात है विंटर की, वो टोटली डिसअपॉइंट किया गया है। विंटर बहुत ही माइल्ड रहा है यूएस में, सो इसके कारण कोई तेजी के ट्रिगर नजर नहीं आ रहे। 200 के लेवल बहुत आसानी से टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, हमारे साथ ऑरियो से राजीव जी भी हैं। राजीव जी आपके पास आ रहे हैं, उससे पहले बेस मेटल्स की चाल एक बार देख लेते हैं क्योंकि यहाँ भी आज अच्छी तेजी दिख रही है। कुणाल जी, बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है? जिंक 293 के ऊपर 1.25% की तेजी, एल्युमिनियम में भी अच्छी तेजी है, कॉपर भी तेज है। क्या पसंद आ रहा है, क्या सलाह देंगे आज इस तेजी पर? नहीं, मेटल्स में बहुत तेजी में नहीं हूँ। मेटल्स में मैं ऊपरी स्तरों पे बिकवाली करना प्रेफर करूँगा। 6788 के आसपास कॉपर बेचना चाहिए। जिंक 295 के आसपास बेचना चाहिए। कॉपर में टारगेट रखना चाहिए 780 का और जिंक में टारगेट रखना चाहिए 291 290 का, क्योंकि सब पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नीचे आ रही है। डॉलर के कारण जो अपसाइड आई है वो सस्टेन नहीं हो सकती है। सो मेटल में मेरा ध्यान सेल ऑन राइस का है। मेटल में आपकी टॉपिक क्या होगी मनोज जी? ओवरऑल बेस मेटल पैक में यहाँ पे कॉपर मुझे ठीक लगता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे जो चिली और पेरू में लेबर के कंसर्न्स है उसके चलते लगातार उत्पादन जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर आया और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आई है तो वो यहाँ कीमतों को निचले स्तरों पर सपोर्ट कर रही है। अगर 781 के स्तर यहाँ पे इंट्राडे में मिलते हैं तो लॉन्ग कर सकते हैं 775 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 792 तक के लक्ष्य यहाँ पे रखे जा सकते हैं। लेकिन कुणाल जी के कॉल से आप कंफ्यूज मत होइए। उनका कहना है कि ऊपर में बेचना है और मनोज जी कह रहे हैं कि नीचे में खरीदना है। 780 के आसपास का टारगेट कुणाल जी दे रहे हैं, उसी के आसपास में मनोज जी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो एक रेंज समझ लीजिए कि एक रेंज है, ऊपर में बेचे या नीचे में खरीदे, लेकिन व्यू बिल्कुल सिमिलर ही है। चलिए, अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं और हमारे साथ राजीव जी हैं ऑरियो से। सर राजीव जी, सबसे पहले बजट पर पहला रिएक्शन आपका, जिस तरह से 20 लाख करोड़ का एग्री लोन को लेकर जिस तरह से एक्सटेंशन मिला है पिछले फाइनेंशियल ईयर से करीब 11% वो ज्यादा है, इससे कितना फायदा होगा और ग्राउंड पर क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करनी चाहिए इसके बाद? Vishmohan ji, thank you for having me on your call once again. As usual, I am a regular visitor to your channel. First and foremost, one of the biggest favors which the government has done is to the entrepreneurs. तक हम इतने सारे एंटरप्रेन्योर बनाते रहे हैं, बट अब गवर्नमेंट का एम्फेसिस एग्रीटेक एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने का है और वहां पे उन्होंने 1000 करोड़ की एलोकेशन की है, विच इज अ वेरी वेरी बिग नंबर. सो माय फर्स्ट टेक इज it is an incentive for the people from the rural background to come in forefront and show their pleasure कि how they can become a successful businessmen and how they can generate the best of the companies. So that's my starting point of the budget. चीजें, एक तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना जाएगा ओपन सोर्स के जरिए और स्टार्टअप की फंडिंग की बात की जा रही है। आप भी एग्रीटेक कंपनी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राउंड पे कितना फायदा होगा? क्या किसानों से, जो आप जैसे स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे आप जुड़े हुए हैं जिनके साथ, क्या लग रहा है ग्राउंड पे कुछ फायदा होगा किसानों में, खेती किसानी में कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद करें क्या? अगर आप
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आज मेरे पास अगर ड्रोन होंगे, ड्रोन्स की अवेलेबिलिटी के कारण मैं एग्जैक्ट क्रॉप एस्टिमेट कर पाऊंगा, मैं ये समझ पाऊंगा कि कहाँ पे फर्टिलाइजर की कमी है और कहाँ पे फर्टिलाइजर अवेलेबल इनफ है। तो वो सब चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जाके किसान को ही मदद करेगी। राजीव जी, अगला सवाल होगा, स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जाएगी। हालांकि साफ इस पर कुछ पता नहीं चल पाया कि कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसिंग को लेकर कुछ बड़े फैसले होने की उम्मीद है, उस और कुछ एलोकेशन को लेकर भी कुछ सफाई नहीं आई। क्या लग रहा है, स्टोरेज क्या इसका क्या फायदा होगा? क्या आगे वेयर हाउसिंग के जो हालात है, मौजूदा हालात, जिस तरह की लीकेज हम देख रहे हैं, क्या इसमें सुधार की संभावना है क्या? विश्वमोहन जी, बहुत ही आपका सही क्वेश्चन है। माय आंसर टू दैट वुड बी, as of now, we are waiting for the clarity from the government of India. There is a huge investment which has gone into capex side. The budget allocation is approximately 33% of 10 lakh crores. Now, out of that 33% of 10 lakh crores, how much comes into the warehousing business and how much comes into the cold storage business, which will have a direct positive impact on the agri sector, is something which we are yet to get the clarity on. सर, एक और बजट में एक और अनाउंसमेंट हुआ, कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। जो कॉटन की एक वैरायटी है लॉन्ग स्टेपल की, उसकी वैरायटी में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और इसको लेकर बजट में ऐलान हुआ। दूसरी तरफ एमसीएक्स पर अब नया कॉन्ट्रैक्ट 13 फरवरी से लॉन्च हो रहा है। हालांकि काफ़ी इंतजार के बाद इसे लॉन्च करने की अब तैयारी है। क्या लग रहा है, कॉटन मार्केट में क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि एक इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, ये सिर्फ कमोडिटी नहीं, पूरी कमर्शियल इंडस्ट्री है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर तमाम तरह के रोजगार ये इंडस्ट्री पैदा करती है। क्या करने की जरूरत है यहाँ पर? विश्वमोहन जी, उस डायरेक्शन में भी अगर गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है, आई वुड रियली अप्रिशिएट निर्मला सीतारमन जी कि उन्होंने लॉन्ग स्टेपल कॉटन इज वन ऑफ द बेस्ट वेराइटीज ऑफ द कॉटन विच इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, and today it is only limited to the areas like Karnataka and couple of other few places. If we expand that crop to the larger part of the societies or larger part of the states in the cotton growing sector, that is actually going to increase the overall productivity of cotton and indirectly also going to benefit to the farmers. And government has taken an initiative where they want to come into some kind of a public-private participation in terms of the getting some excellence in that department. So that's a welcoming step for me. शुक्रिया राजीव जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि एग्री सेक्टर में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं अगर इस बजट के ऐलानों को ग्राउंड पर अगर इसे इम्प्लीमेंट सही तरीके से किया जाए। शुक्रिया सर। चलिए वापस लौटते हैं, कॉटन की बात हो रही थी तो कुणाल जी, क्या लग रहा है, कॉटन कॉन्ट्रैक्ट लंबे इंतजार के बाद एमसीएक्स ने अनाउंस कर दिया है कि 13 फरवरी से नया कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड के लिए उपलब्ध होगा। क्या लग रहा है, जो दिक्कतें पुराने कॉन्ट्रैक्ट में थी वो दिक्कतें यहाँ पर नहीं है? क्या लग रहा है इसमें लार्जर पार्टिसिपेशन की उम्मीद करनी चाहिए क्या इस बार? या होपिंग बेस्ट। ये आपका जो क्वेश्चन है वो तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होते ट्रेड होते ही हम कह सकेंगे, बट आई थिंक ड्यू डिलिजेंस हैव बीन डन और मुझे लग रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट से बहुत पॉजिटिव उम्मीद है हमारी और हमारा कॉटन में पार्टिसिपेशन रहता है अच्छा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी पहले की कॉन्ट्रैक्ट की तरह बहुत ज़्यादा ग्रो होगा वॉल्यूम वाइज और मच अवेटेड कॉन्ट्रैक्ट इन द इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट। मनोज जी, आपका रिएक्शन क्या होगा? हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में कई सारी चीजें बदलाव भी की गई है और ये भी कहा गया है कि बदलाव के लिए चीजें पूरी तरह से खुली रहेंगी, हर महीने इस पर फीडबैक लिए जाएंगे, जो भी चेंजेस करने की जरूरत होगी वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी राय के बाद इसमें बदलाव भी किए जाएंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है, पहले अब कैंडी में आ गया है, पहले का जो साइज था वो बेल्स में था। क्या फर्क होगा, इससे कितना असर होगा मनोज जी? जो बेल्स से कैंडी में जो कन्वर्जन हुआ है तो उससे लॉट साइज में काफी बड़ा जो है डिफरेंस वो देखने को मिलेगा। और अब जो कॉटन कैंडी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका लॉट साइज जो है पहले के मुकाबले में काफी बड़ा हो जाएगा, तो ये एक डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। तो इससे जो इंडस्ट्री का जो पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा था, तो जो बड़े
जो इंडस्ट्रीज है जिनको हेज करने में वहां पे डिफिकल्टीज आ रही थी, उनके लिए यहाँ पे ईज रहेगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है और आगे जो है एक्सचेंज और रेगुलेटर ने इसमें बदलाव की गुंजाइश रखी है, ताकि कहीं भी अगर कोई आगे इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कमी आती है तो वो रिव्यू जो है एक्सचेंज की तरफ से किया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल काफी इस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत थी मार्केट को और जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, क्योंकि हमने देखा है कि जब से ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बंद हुए थे कॉटन के एमसीएक्स में, तो हमने मंडीज में भी देखा कि अराइवल्स जो है वो काफी प्रभावित होते हुए नजर आए थे, और जो जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं मिस होता हुआ नजर आया था। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का वापस से स्टार्ट होना ये ओवरऑल जो है कमोडिटी मार्केट के लिए और इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा जो है वेलकम स्टेप रहेगा, और डेफिनेटली इसका जो फायदा है वो इंडस्ट्री और फार्मर्स दोनों को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से लिंक कमोडिटी है और यहाँ पे बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर इंडस्ट्री का काम है यहाँ पर। तो हेजिंग के लिए अगर आपके घरेलू बाजार में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो डेफिनेटली एक सही नहीं था। तो इसलिए अगर काफ़ी सभी को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वैल्यू चेन से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, इस कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मसालों की। मसालों में शुरुआती सुस्ती के बाद अब गिरावट बढ़ रही है। जीरा छोड़ के जितने भी मसाले हैं कमज़ोर हो रहे हैं, धनिया भी कमज़ोर हो गया है, टर्मरिक में भी गिरावट दिख रही है। जीरा हालांकि फसल खराब होने की खबर से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। मनोज जी, क्या पसंद आ रहा है मसालों में? अगर किसी को ट्रेड लेना है तो किन लेवल्स का ध्यान रखें और क्या पसंद है? मसाले में मेरा मानना है कि धनिया में यहाँ पे ओवरऑल जो फंडामेंटल है वो अभी भी कमजोर है। रिकॉर्ड क्रॉप यहाँ पे इस वर्ष में देखने को मिल रही है, और गत वर्ष की तुलना में क्रॉप काफी बड़ी रहेगी, और उसका हमने असर जो है यहाँ कीमतों में आते हुए भी देखा है। आगे भी जो गिरावट है वो जारी रह सकती है, क्योंकि अगले महीने से यहाँ पे नए क्रॉप्स के जो अराइवल है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो धनिया में यहाँ पे 7,910 के स्तर पर अप्रैल वायदा में बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना 8,040 का। लक्ष्य इंट्राडे के लिए 8,680 का रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर एक सप्ताह की बात करूं मैं तो 7,500 तक भी कीमतें जो है धनिया अप्रैल वायदा में देखने को मिल सकती है। तो ट्रेंड यहाँ पे गिरावट का है, और बिकवाली की जो रणनीति यहाँ बना के चल सकते हैं। ग्वार में क्या लग रहा है? ग्वार पर भी आज दबाव है। ग्वारगम 12,500 तक आ गया है, 1% नीचे। ग्वार सीड में भी आधे % की कमजोरी है, 5,950 पे। क्या करना चाहिए दोनों ही काउंटर में, ग्वार सीड ग्वारगम पर? यहाँ भी एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। हमने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखी थी। ग्वार सीड 5,650 से लगभग 6,000 तक के स्तर हमने वापिस आते हुए देखे। 6,020 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो थोड़ी और गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली करें, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ भी 12,200 जो है वो सपोर्ट्स लेवल है, वो फिर एक बार टेस्ट हो सकते हैं। तो लॉन्ग की पोजीशन में यहाँ भी एक बार मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। रुपए में आज बहुत ही दायरे में सुस्त कारोबार हो रहा है, लेकिन 82 के आसपास है डॉलर के मुकाबले। कुणाल जी, क्या लग रहा है रुपए में क्या और वीकनेस दिख रही है क्या यहाँ पर? जी हाँ, कमजोर हो रहा है, तो रुपये में भी हम वो हिसाब से मूवमेंट देख रहे हैं। मेरी राय में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने मिलेगी, बिकॉज एक चीज़ है कि आरबीआई इज ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड द रिजर्व्स, whatever reserves have been lost. So रुपए में मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आएगा ऐसा नजर नहीं आ रहा है। व्यू क्या है रुपए पे मनोज जी? एक दायरे में बना रह सकता है। अभी हम देखते हैं कि जो ट्रेंड है वो 81.5 से 82.5 के बीच में बना हुआ है, और वो दायरा जो है यहाँ पे आगे भी अगले 1 से 2 महीने के लिए बना रह सकता है। तो सीमित दायरे में ही बने रहने की जो है संभावना यहाँ पे रुपये की लग रही है डॉलर के सामने। ओके, शुक्रिया मनोज जी आपका, कुणाल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए।